नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है करंट अफेयर बूस्टर के सीजन 3 सेशन 18 में। आई होप यूर ऑल डूइंग फाइन। आई होप आप स्वस्थ हैं, सुरक्षित हैं, खुद का ध्यान रख रहे हैं, दिन में 8 बार साबुन से रगड़ के हाथ धो रहे हैं, बाहर जाते हैं तो मास्क लगा रहे हैं, भीड़ से बच रहे हैं, क्योंकि ये करना होगा। अगले 1.5-2 सालों तक खुद को सुरक्षित रखना हमारी आपकी जिम्मेदारी है। आइए आज का काम शुरू करते हैं। सेशन 18 सीजन 3। तो प्यारे दोस्तों, सबसे पहले आपको पुनः इस वीक का मैं शेड्यूल याद दिला दूं। ये सारा शेड्यूल पूरा डिलीवर हो रहा है, फॉलो हो रहा है। आप कृपया इसको नोट कर लें और कल सुबह 7:30 बजे लाइव क्लास में जरूर आए। तो हमारी पिछली 2 लाइव क्लासेस एफटी की जो होती हैं सुबह मॉर्निंग में, वो आप में से कितनों ने अटेंड की? 7:30 AM वाली। आई होप आप आए। नहीं तो कल से आना शुरू कर दीजिए, बहुत मजा आ रहा है उसमें, बिल्कुल बेसिक से ग्राउंडिंग हो रही है। तपस्या सीरीज का मेरा अगला सेशन 52 कल आ जाएगा। कल तपस्या का अगला सेशन एक बहुत ही धांसू टॉपिक पर है, वो मैं आज आपको बता दूंगा। तो पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। पावर ऑफ एफटी में ये हमारी सीरीज सुबह 7:30 बजे लाइव होती है। इसकी अपनी एक साइट भी है, आप वहां भी फ्री एनरोल करके हजारों वीडियोस को यूज कर सकते हैं। शुरू करते हैं आज की कहानी। सबसे पहले जो अब नई सप्लीमेंट्री डिमांड्स फॉर ग्रांट्स फाइनेंस मिनिस्ट्री ने पार्लियामेंट के सामने रखी है। पैंडेमिक आया, पैंडेमिक के पहले बजट आया था, बजट में पैंडेमिक का कहीं कोई मेंशन नहीं था। सरकार ने उस वक्त तक, दुनिया में सभी सरकारों ने पैंडेमिक को समझा ही नहीं था। तो हमारे यहां जब फरवरी के पहले सप्ताह में पूरा बजट प्रस्तुत हो गया, सब हो गया, तो पैंडेमिक यानी महामारी की बात ही नहीं की गई। लेकिन अचानक से मार्च के लास्ट वीक में पता चला कि दुनिया बदल गई है। इसको कहते हैं एक्सोजेनस शॉक, एक बाहरी झटका। अब क्या हुआ? वो बजट हो गया पूरी तरह से निरर्थक। तो कई लोगों ने डिमांड की सरकार से कि आप एक नया बजट ले आइए, यूनियन बजट फॉर 2020-21। सरकार ने मना कर दिया, लेकिन सरकार नई नई योजनाएं, नई नई ग्रांट्स, नए नए अनुदान लाने लग गई, स्कीमों का आकार बढ़ाने लग गई। अब उन सबको पार्लियामेंट से अप्रूव कराना पड़ेगा। तो यह है सप्लीमेंट्री डिमांड फॉर ग्रांट। जैसे कि रूरल मिनिस्ट्री की एक ग्रांट मैंने आपको बताई, ऐसी लंबी चौड़ी इनकी पूरी डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल अफेयर की एक PDF है। एनीवे, तो अब इसकी जो मुख्य खबरें हैं कि जैसे ही पार्लियामेंट का हमारा सेशन मानसून का शुरू हुआ है, मनरेगा को 40,000 करोड़ अप्रैल मई में दिए हैं और उसके लिए अभी पार्लियामेंट से सप्लीमेंट्री डिमांड फॉर ग्रांट मांगी जा रही है। फाइनेंस मिनिस्ट्री ने टोटल एडिशनल एक्सपेंस जो है 2,35,000 करोड़ का पार्लियामेंट के सामने प्रस्तुत किया है। ये अक्रॉस वेरियस मिनिस्ट्रीज डिवाइडेड है, अलग अलग मंत्रालयों को किसी को कुछ, किसी को कुछ, किसी को कुछ दिया गया है। और पैंडेमिक के समय आत्मनिर्भर भारत आया था, उसमें कई स्कीम्स को फ्रंट लोडिंग कर दी थी। फ्रंट लोडिंग क्या होता है? 12 महीने का जो हमारा एक एक्सपेंडिचर का प्लान था, उनको बोला कि भाई पहले 2 महीने 3 महीने में ज्यादातर खर्च कर दो, फ्रंट लोडिंग, क्योंकि आज जरूरत है। समझ में आ गया ना आपको? रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री को सबसे ज्यादा पैसा मिल रहा है, मनरेगा उसी में आता है। और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, आप जानते हैं हर्षवर्धन, डॉक्टर हर्षवर्धन वाली, उन्होंने कहा है कि हम प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ अभियान ला रहे हैं 65,000 करोड़ का, और इसमें पूरे भारत की हेल्थ सिस्टम को पैंडेमिक की लाइट में हम टोन अप करेंगे। तो 65,000 करोड़ की एक नई योजना आ रही है, प्रधानमंत्री स्वस्थ आत्मनिर्भर स्वस्थ अभियान। तो बेसिकली पार्लियामेंट में अब ये सारे डिमांड फॉर ग्रांट्स और नए एक्सपेंसेस और इन सब की बात हो रही है। फिस्कली सरकार बहुत भयंकर रूप से अभी स्ट्रेस्ड है, वो हमने पिछले 2-3 सेशंस में देखा भी था। तो मेरा पहला सवाल नोट करें, वॉलंटियर्स क्वेश्चन कंपाइल कर रहे हैं, एक्सीलेंट क्वेश्चन के आंसर भी देते चले, साथ पढ़ेंगे साथ बढ़ेंगे। ये 18 सेशन है, सीरीज हमारी 60 सेशंस की है, कंटिन्यूसली हम सेशन लाते रहेंगे। तो आज का पहला सवाल हमारा नोट करें, व्हाट आर द एडिशनल एक्सपेंडिचर्स दैट द गवर्नमेंट हैज टेकन अप आफ्टर अप्रैल पैंडेमिक ब्रोक आउट। प्यारे दोस्तों, ये मैंने एक स्नैपशॉट आपको दिखाया है कि सरकार किस प्रकार पार्लियामेंट से अपने एक्सेस एक्सपेंडिचर का पैसा अप्रूव करवाती है। तो अब हमारा मनरेगा 1 लाख करोड़ क्रॉस कर गया इस साल के लिए। मैंने आपको पहले कहा था कि मुझे लगता है कि इसमें सरकार 50,000 करोड़, 1 लाख करोड़ और ऐड करेगी ही करेगी। और ये हो सकता है 2 लाख से 2.5 लाख करोड़ तक का बजट चले जाए, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में हालत अभी भी बहुत भयंकर है और लोगों के पास नौकरी है नहीं, तो लोगों को जिंदा रखने के लिए मनरेगा को बढ़ाना ही पड़ेगा। वो न्यूज भी किसी भी दिन आती होगी। तो ये था हमारा आज का पहला इंपॉर्टेंट न्यूज। अब एक बहुत मजेदार खबर पर आते हैं। एक बड़ा छोटा सा पिद्दी सा देश हम कहेंगे, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, संयुक्त अरब अमीरात। आप देख रहे हैं कि मिडिल ईस्ट में यूएई ओमान के ऊपर है, नॉर्थ में है, सऊदी अरेबिया के ईस्ट में है, कतर के साउथ में है, पर्शियन गल्फ में बसा हुआ है, फारस की खाड़ी में। अब ये जो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स है, आप जानते हैं इस छोटे से देश में बड़ी छोटी सी आबादी है, लेकिन ये देश दुनिया भर में स्पोर्ट्स गतिविधियों का केंद्र बिंदु बन गया है। जबकि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के अपने कोई टॉप स्पोर्ट्स पर्सन है नहीं, तो इन्होंने, अब इनके पास तो पैसा जो है वो तेल का है, गैस का है, वो सभी को पता है, लेकिन इन्होंने एक फोकस तरीके से
वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। तो यूएई हैज इमर्ज एज अ ग्लोबल डेस्टिनेशन फॉर स्पोर्ट्स, जबकि उसके पास खुद के कोई बड़े स्पोर्ट्स पर्सन तो है ही नहीं। आप जानते हैं आईपीएल 2020 और शायद आईपीएल 2021 भी अबू धाबी में ही होगा। वहां पर बहुत जबरदस्त स्टेडियम है, आप जानते ही हैं, शेख जायद क्रिकेट स्टेडियम अबू धाबी। और आईपीएल 2021 अगले साल मार्च अप्रैल में भारत में होगा, इसकी संभावना थोड़ी सी कम लगती है, क्योंकि अगर रोज आपके 80-90 हजार 1 लाख केसेस आज निकल रहे हैं, 1100 भारतीय आज रोज मर रहे हैं कोविड से, तो अचानक से ये कंट्रोल में आएगा, संभावना कम है। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने बोल दिया कि भाई मार्च अप्रैल तक वैक्सीन आएगा, मतलब जून जुलाई तक आएगा, और पहले केवल कुछ वल्नरेबल ग्रुप्स को देंगे, मतलब दिसंबर आ जाएगा। सीरम इंस्टीट्यूट वाले आधार पूना वाला ने ऑलरेडी बोल दिया कि आज की स्थिति में हमें नहीं लगता 2023-24 के पहले पूरे 140 करोड़ भारतीयों को वैक्सीन मिल पाएगी। तो रीड द टी लीव्स, आपको बात समझ में आनी चाहिए, इशारे से बात समझ में आनी चाहिए। लंबी लड़ाई है, खुद को सुरक्षित रखिएगा दोस्तों, क्योंकि खतरा रियल है। एनीवे, वापस इस पर आते हैं। छोटा सा शहर है, छोटा सा देश है यूएई, और यूनाइटेड किंगडम से उसे 1971 में आज़ादी मिली थी, स्वतंत्रता मिली थी। बहुत सारे एक्सपैट्रिएट्स हैं, खुद की आबादी तो बहुत कम है। यही कहानी कतर की भी है, छोटा सा देश है और ज्यादातर आबादी तो बाहर से आके बसे हुए लोगों की ही है, और ये सारी इनको गल्फ मोनार्कीज कहते हैं। ये फारस की खाड़ी की मोनार्कीज है, यानी राजशाही सत्ता, और ये 6 लोग मिलकर वहां का जीसीसी बनाते हैं। तो जीसीसी क्या है, हमें बताइए। व्हाट इज द कैरेक्टर ऑफ गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल, और इनको अरब मोनार्कीज क्यों कहा जाता है, ये शिया है या सुन्नी, वो भी बताइए कमेंट थ्रेड में। आते के साथ सेशन को लाइक और शेयर कर लो, दुनिया भर में ये ज्ञान का प्रचार प्रसार करने में हमारी मदद करो। थैंक यू वेरी मच। वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज इन्होंने क्या किया, बिलियंस ऑफ डॉलर्स फूंक दिए क्रिकेट, टेनिस, फुटबॉल, बैडमिंटन, फॉर्मूला 1, कार रेसिंग, रग्बी, गोल्फ, सभी के लिए। और उसका नेट नतीजा यह हुआ कि दुनिया ने इट टुक नोटिस कि यार यहाँ की फैसिलिटीज तो अद्भुत हैं, और बड़ी बड़ी कॉम्पिटिशन्स यहाँ पर होने लगी। ये सब पिछले 20 साल में हुआ है। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है कि कोई देश अगर भले ही छोटा सा हो, लेकिन पैसे हो और विजन हो, तो वो कुछ भी कर सकता है। हमारा अगला सवाल नोट करेंगे, ट्रेस द हिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स इन द मोनार्की ऑफ यूएई। आई होप इन मैप से आपको थोड़ा बहुत फायदा हुआ। मैप्स वगैरह एग्जाम्स में भी काफी आते हैं, तो इनको रेफर करते चलिएगा। बहुत जबरदस्त कहानी जो अमेरिका से निकल कर आ रही है प्यारे दोस्तों। इससे पहले कि मैं आपको टिक टॉक की कहानी बताऊं, चुनावों की कहानी बता देता हूं। कुछ ऐसा खतरनाक मोड़ चुनाव में आ गया है अभी कि डोनाल्ड ट्रंप खुल के ये बोल रहे हैं। ये मैंने भी नहीं सोचा था कि वो ऐसा करेंगे, ऑल्दो आई नो हाउ डेस्परेट ही इज टू विन। अब वो खुल के ऐसा बोल रहे हैं कि इस साल का चुनाव तो पूरा फिक्स्ड है। ही इज द प्रेसिडेंट, ही हैज ऑल द पावर। और वो बोल रहे हैं कि डेमोक्रेट्स ने पूरा फिक्स कर दिया, पूरी धांधली होने वाली है, और अगर मैं हार गया तो मान लेना पूरा चुनाव फिक्स था। अब कोई नेता अगर ऐसा बोले तो आप समझते हैं ना उसका अर्थ क्या है। दूसरी बात, उनके एक बहुत खास दोस्त हैं रॉजर स्टोन। रॉजर स्टोन जो है, बड़ी, वो तो जेल जाके आ चुके हैं, बड़ी अजीबोगरीब सलाह डोनाल्ड ट्रंप को दे रहे हैं कि भाई तुम अगर हार गए तो एक 200 साल पुराना कानून है इंसरेक्शन लॉ, वो लगा देना, मार्क जकरबर्ग को अरेस्ट कर लेना, एप्पल वाले टिम कुक को अरेस्ट कर लेना, बिल क्लिंटन को अरेस्ट कर लेना, हिलरी क्लिंटन को अरेस्ट कर लेना। रॉजर स्टोन ने पूरे नाम बताए कि इन सबको गिरफ्तार कर लेना, उन्होंने तुम्हारे खिलाफ साजिश की है, और इंसरेक्शन लॉ लगा के मिलिट्री लगा देना पूरे अमेरिका में। तो अमेरिका में ये दिन आएंगे, ये क्या कोई 2015-16 तक सोच सकता था। वहां जबरदस्त पॉलिटिकल फ्रैक्चर्स हैं बिटवीन डेमोक्रेट्स एंड रिपब्लिकन्स, ये सबको पता था। लेकिन द वे ट्रंप हैज एक्चुअली वाइडन्ड दोस फ्रैक्चर इज रिमार्केबल। बातों बातों में बिटवीन द लाइंस उन्होंने जिस तरह से नफरतों को हवा दी है, और वो तो देखने लायक रहा है पिछले 4 सालों में। एंड द मैटर इज, आई मीन, इट इज एट इज पीक, पिनेकल, क्रिसेंडो है, और अगले 50-60 दिन में आर या पार हो जाएगा। अब आते हैं टिकटॉक की कहानी पर। तो मैंने अभी जो आपको पूरी कहानी अमेरिकी चुनावों की बताई, ये सब इंटरनेशनल मीडिया में साफ छप रहा है, उस पे से ही बताई है मैंने आपको। तो मेरा एक सवाल नोट कर लीजिएगा, व्हाट आर द वेरियस स्टेप्स डोनाल्ड ट्रंप इज टेकिंग टू डीलेजिटिमाइज द ऑपोजिशन बिफोर द इलेक्शंस। वॉलंटियर्स कंपाइल कीजिएगा, उत्तर दीजिएगा, मजा आएगा। अब टिकटॉक को धमकी दे दी डोनाल्ड ट्रंप ने कि देखो भैया, मोदी जी ने बैन किया तो मैं भी बैन करूंगा, और तुम तो धोखेबाज हो, तुम्हारे यहां तो सॉफ्टवेयर है जो हमारा सारा डेटा चुराता है, चाइना इज माय एनिमी, सामना करो। अब टिकटॉक ने बहुत कोशिश की, बाइट डांस ने बहुत कोशिश की, ट्रंप तो बिल्कुल अब चुनाव के लिए तो इट्स अ वेरी गुड सेल्स पॉइंट है कि भैया मैंने देखो चीनियों को पटकनी दे दी। तो बाइट डांस ने, जो मालिक है टिकटॉक का, पूरी कोशिश की कि वो अपने आप को लॉक स्टॉक एंड बैरल किसी बड़ी कंपनी को बेच दे, माइक्रोसॉफ्ट को बेच दे, किसी और को बेच दे, और वो ऑलमोस्ट हो भी गया था, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने जैसे ही शटडाउन ऑर्डर किया तो सेल्स की बातें होना शुरू कर दी। अब चाइना को, वहां शी जिनपिंग को ये समझ में आया
कि ये तो स्मैश एंड ग्रैब कैपिटलिज्म है कि तुम मेरी नहीं मानोगे तो मैं डंडे से मार के तुम्हारे एसेट छीन लूंगा। स्मैश एंड ग्रैब कैपिटलिज्म। मेरा अगला क्वेश्चन नोट करें, व्हाट डू वी मीन बाय स्मैश एंड ग्रैब कैपिटलिज्म। ये सब बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म्स है, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, इसलिए मैं बताते रहता हूं दोस्तों। तो शी जिनपिंग ने क्या किया, उन्होंने अपने चाइना के कानूनों में परिवर्तन कर दिया, एक्सपोर्ट कंट्रोल रूल्स बदल दिए। क्या बदला? कोई भी चाइना की कंपनी दुनिया में कहीं भी अगर अपने आप को बेचती है, सॉफ्टवेयर बेचती है, एल्गोरिदम बेचती है, पहले मेरी परमिशन लोगे। तो परमिशन तो मिलना ही नहीं है टिकटॉक को, तो बेचने की बातें खत्म। अब टिकटॉक ने अमेरिका की बहुत बड़ी सॉफ्टवेयर फर्म, डेटाबेस फर्म ऑरेकल ग्रुप के साथ टाई अप करने की बात की है, पार्टनरशिप। अब बेच नहीं रहा है। मजे की बात यह है, ऑरेकल के मालिक हैं लैरी एलिसन, और लैरी एलिसन टेक्नोलॉजी क्षेत्र के गिने चुने लोग जो डोनाल्ड ट्रंप के साथ यस सर करते हैं उनमें से हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप ने पूरी डील जो है एक तरह से लैरी एलिसन की गोद में डाल दी है। तो ये बड़ा मजेदार है, क्रोनी कैपिटलिज्म, अमेरिकन स्टाइल, ट्रंप स्टाइल, और टिकटॉक की कहानी अपने आप में बहुत ही इंटरेस्टिंग है। पैरेलल में बहुत सारे क्लोन सब आ गए हैं टिकटॉक के। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं, विच स्पेसिफिक ऐप इज नाउ रिप्लेसिंग टिकटॉक इन इंडिया। कोई 2-3 ऐप्स के नाम बताओ हमें जिन्होंने टिकटॉक को रिप्लेस कर दिया है। यूट्यूब अपना एक शॉर्ट्स भी लेकर आ रहा है, कह रहे हैं वो भी रिप्लेस कर सकता है। बताइए कमेंट थ्रेड में आज क्या चल रहा है बाजार में, और अगर आप एक टिकटॉकर थे तो आप अब किस पे शिफ्ट हुए हैं, लेट अस नो। हमारा अगला सवाल नोट करेंगे, ट्रेस द स्टोरी ऑफ टिकटॉक्स बैनिंग सेल एंड पार्टनरशिप इन अमेरिका। बहुत शानदार कोर्सेस पीटीज आईएएस एकेडमी के हैं, हमारी टीम के डिटेल्स दिए हैं, जानकारी लीजिए। 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर के प्रोग्राम्स हैं, हार्ड डिस्क में हैं, ऑनलाइन हैं, आप ही के लिए हैं। गो अहेड एंड एनरोल विद फुल कॉन्फिडेंस। प्यारे दोस्तों, हमारे चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर के सुब्रमण्यम साहब ने कहा है कि किसी को भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, भारत की अर्थव्यवस्था बहुत जल्दी रिकवर करेगी। आइए समझते हैं सुब्रमण्यम साहब ऐसा क्यों कह रहे हैं। सारे बिंदुवार मैंने इनके इंटरव्यू का सार आपके सामने लाया है। सुब्रमण्यम कहते हैं इंडिया इज रिकवरिंग वेरी फास्ट। वो कहते हैं कि हम स्वीकार करते हैं कि आज बहुत सारे सेक्टर्स दिक्कत में हैं, पहला क्वार्टर खराब गया है और पैंडेमिक कंट्रोल के बाहर है, लेकिन इस सब के बावजूद अगर कोई ये कहता है कि भारत की अर्थव्यवस्था खड्डे में चली गई और अब 3-4 क्वार्टर या 8-10 क्वार्टर या 3-4 साल निकल कर नहीं आएगी, तो वो इकोनॉमी नहीं समझते। ये पहला पॉइंट। देन ही सेज कि कई लोग बोल रहे हैं कैश हैंड आउट दो, कैश हैंड आउट दो, लेकिन कैश हैंड आउट देने से क्या होगा? 25 करोड़ हाउस होल्ड में से 5 करोड़ या 10 करोड़ लोगों को आप बोल रहे हैं कई महीनों तक कैश हैंड आउट दो, ऐसा सीए बोलते हैं। उससे क्या होगा? वो तो बेकार है। सरकार ने अगर दे भी दिया तो लोग तो उसको सेव करके रख लेंगे, लोग खर्च नहीं करेंगे। आप चाहते हैं कैश हैंड आउट इसलिए दें सो दैट द डिमांड इंजन इज रेव्ड अप, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन इंजन इज रेव्ड अप, व्हिच इज 60% ऑफ आवर जीडीपी। जीडीपी इक्वेशन मालूम है आपको? जीडीपी इज इक्वल टू सी प्लस जी प्लस आई प्लस एक्स माइनस एम। उसमें जो सी है वो प्राइवेट कंजम्पशन है। तो इनका कहना है कि मैं क्यों दूं कैश हैंड आउट, लोग खर्च ही नहीं करेंगे तो क्या होगा? तो सर आप उनको एक्सपेंस वाउचर दे सकते हैं ना, कैश हैंड आउट मत दीजिए, 3 महीने में एक्सपायर होने वाले एक्सपेंस वाउचर दे दीजिए सर। आजकल तो डीबीटी सब तरफ आ गया है ना, और आपका तो जनधन आधार मोबाइल भी है। एनीवे, तीसरा बिंदु वो कहते हैं डोंट क्राई ओवर टोटल नंबर्स, डोंट क्राई ओवर टोटल नंबर, कि इतने इन्फेक्शन रोज आ रहे हैं, इतने मर रहे हैं। आप मुझे पर कैपिटा समझाइए, पर कैपिटा हाउ मेनी आर डाइंग, पर कैपिटा हाउ मेनी आर इन्फेक्टेड एंड पर कैपिटा हाउ मेनी आर रिकवरिंग। सुब्रमण्यम कहते हैं कि जो लोग पर कैपिटा नहीं देख रहे हैं उन्होंने तो भारत की प्रॉब्लम ही नहीं समझी। बड़ा अच्छा लॉजिक दिया इन्होंने। फिर वो कहते हैं कि जो डबलिंग ऑफ इन्फेक्शन रेट था वो हमने कम कर दिया, ये हमारी बहुत बड़ी सफलता है। फिर वो कहते हैं कि भारत के सामने थ्रेट केवल शॉर्ट टर्म है, मिड टर्म या लॉन्ग टर्म थ्रेट है ही नहीं। दोस्तों, मैं ये सारे स्टेटमेंट्स आपके सामने इसलिए ला रहा हूं, आप भी यही हैं, हम भी यही हैं, सुब्रमण्यम जी भी यही हैं। अगला क्वार्टर, अगले 2 क्वार्टर, अगले 3 क्वार्टर, अगले 10 क्वार्टर हम सब देख लेंगे सही था या गलत था, सब पता चल जाएगा। वो तो कोई ज्यादा समय तो लगना है नहीं, टाइम फ्लाइज। नो थ्रेट टू मीडियम और लॉन्ग टर्म ग्रोथ। फिर वो कहते हैं कि हमारी सरकार रिफॉर्म ओरिएंटेड सरकार है, हमने एग्रीकल्चर को पूरा रिफॉर्म कर दिया, बहुत सारे कानून अभी बदले ना उन्होंने, इंफ्रा को हम रिफॉर्म कर रहे हैं, सब तरफ प्राइवेटाइजेशन ला रहे हैं, तो हमारी ग्रोथ होगी कैसे नहीं। बड़ा इंटरेस्टिंग है ये अप्रोच। फिर वो कहते हैं कि आज की हमारी सारी समस्याएं 99% केवल कोविड की वजह से है। यह कहना गलत है कि दिसंबर 2019 तक ही हालत खराब हो गई थी, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो यह है सुब्रमण्यम जी का कहना। आदरणीय चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर को हम सिर्फ एक पेशे खिदमत छोटा सा ग्राफ करना चाहते हैं। ये रहा ग्राफ। हम चाहेंगे कि हमारे प्यारे प्यारे सुब्रमण्यम जी बड़े क्यूट व्यक्ति हैं, कृपया इस हिस्से को बड़े ध्यान से देख लें। लगातार 8 क्वार्टर्स तक भारत में बस चुका यह सेक्युलर जीडीपी स्टैग्नेशन
किस तरफ इशारा करता है अपने आप में पूरी कहानी है, लेकिन अब सुब्रमण्यम जी ने कहा है तो कुछ सोच समझ के ही कहा होगा। हमारा अगला सवाल नोट करें, व्हाई इज द सीईए सुब्रमण्यम वेरी बुलिश ऑन अ रिलेटिवली क्विकर पॉसिबल रिकवरी फॉर द इकोनॉमी ऑफ इंडिया। आगे चलते हैं प्यारे दोस्तों। स्टेट कैपेक्स इज लूजिंग स्टीम। देखिए, भारत में हमारी अर्थव्यवस्था में दो बड़े हिस्से हैं, एक है राज्य, एक है केंद्र। पहले क्या होता था कि केंद्र बहुत मजबूत होता था, 70s 80s 90s लिबरलाइजेशन आया, स्टेट्स को बहुत सारा पैसा मिलने लगा, फाइनेंस कमीशन ने, फिर 14वें ने तो 42% डेवल्यूशन करवा दिया शेयर्ड पूल का, तो स्टेट्स बहुत खर्च करने लगे, पैसा आया, कैपिटल एक्सपेंडिचर आया। आप जानते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर राजस्व व्यय, कैपिटल एक्सपेंडिचर पूंजीगत व्यय। कैपिटल एक्सपेंडिचर में आप प्लांट लगाते हो, मशीनरी लगाते हो, फैक्ट्रियां लगाते हो, ऐसी चीजों में लगाते हो पैसा जिससे आपका फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट होता है, आने वाले समय का जीडीपी बढ़ता है। फिर क्या हुआ, पिछले 10-15 सालों में हमारे स्टेट्स, भारत के सारे स्टेट्स की बात कर रहा हूं, इनका जो कैपिटल एक्सपेंडिचर था वो सेंटर से ज्यादा होने लग गया। और इसलिए अगर हम ये कहें कि भारत की पूरी अर्थव्यवस्था में स्टेट्स का कंट्रीब्यूशन ग्रोथ में सेंटर से ज्यादा हो चुका है, तो ये गलत नहीं होगा। लेकिन अब कुछ बहुत भयानक हो रहा है। पिछले 10 सालों में स्टेट्स हैव बीन एक्चुअली ड्राइविंग इंडियाज इकोनॉमिक इंजन। नाउ विथ जीएसटी अंडर अ क्लाउड, कंपनसेशन सेस के अते पते नहीं है और पैंडेमिक ने रेवेन्यू साइड को क्रश कर दिया, तो स्टेट्स बड़ी मुश्किल से रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कर पा रहे हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर से ध्यान हटता चला जा रहा है। समझ में आया आपको? एंटायर इकोनॉमिक रीबूट ऑफ इंडिया में बी एंडेंजर्ड। India's entire investment cycle is now under threat because the state finances are under threat. आज हमारे स्टेट सेंटर से डबल खर्च करते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर में, पहले चार्ट में बिल्कुल स्पष्ट है। लेकिन जो रेवेन्यू लूज हो गया वो कहां से आएगा ये किसी को पता ही नहीं है। और कमिटेड एक्सपेंडिचर आप देख रहे हैं, पंजाब, उत्तराखंड, केरल, त्रिपुरा, हिमाचल, नागालैंड, वेस्ट बंगाल, 60 से 70% तो रेवेन्यू में ही, रेवेन्यू रिसीट का इतना कमिटेड एक्सपेंडिचर ऑलरेडी है। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर कहां से होगा? एंड दिस मीन्स दैट द कमिंग क्वार्टर्स आर गोइंग टू बी वेरी टफ। अल्टीमेटली दोस्तों, 100 बातों की एक बात यह है, द सेंटर विच इज द 800 पाउंड गुरिल्ला इन द इकोनॉमी हैज टू स्टेप इन एंड पुल एवरीवन आउट ऑफ द डिच। लेकिन अभी फिलहाल सेंटर का वैसा मन नहीं हो रहा है, क्योंकि हमारे सीए को लगता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। हो सकता है ये वाकई में सही बोल रहे हो, तो वो पता चलेगा। मेरा अगला सवाल नोट करें, कमेंट एंड एनालाइज द ओवरऑल कैपेक्स सिचुएशन इन इंडियन स्टेट्स एंड व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट फॉर द इंडियन इकोनॉमी। तो भैया, वीनस के ऊपर जीवन के कुछ सबूत मिले, ऐसा कुछ वैज्ञानिकों ने कहा। हुआ क्या? वीनस इज हेल इन सोलर सिस्टम। आप जानते हैं रनअवे ग्रीन हाउस इफेक्ट है। इससे पहले कि मैं न्यूज लूं, आपको बता दूं, कल का जो तपस्या का सेशन होगा, तपस्या 052, उसका टॉपिक है लाइफ ऑन वीनस। मैं आपको बहुत डिटेल, साइंस एंड टेक्नोलॉजी सिविल सर्विसेज का हिस्सा है, मैं डिटेल में बताऊंगा लाइफ की परिभाषा, वीनस की प्रकृति, सोलर सिस्टम में जीवन कहां मिल रहा है, ब्रह्मांड में जीवन कहीं मिला है क्या, और इस बार अभी क्या हो रहा है, क्या वाकई जीवन होगा, इसको कैसे पढ़ा जाता है। मैं आपको विज्ञान की बहुत सारी चीजें मेरे कल के तपस्या के सेशन 052 में बताऊंगा, जरूर अटेंड कीजिएगा। वीनस जो है उसको नर्क कहा जाता है सोलर सिस्टम का। पृथ्वी के सबसे पास है शुक्र ग्रह। ड्यू टू इट्स क्रशिंग प्रेशर एंड टेम्परेचर, हुआ यह कि कई करोड़ साल पहले यहां इतनी कार्बन डाइऑक्साइड पैदा हो गई कि रनअवे ग्रीन हाउस हो गया, तापमान बढ़ता ही चला गया, बढ़ता ही चला गया, हीट ट्रैप होती गई, प्रेशर भयंकर बढ़ गया और सब कुछ खत्म हो गया। वीनस मतलब प्रैक्टिकली जल चुका है। वहां उतरा अभी तक केवल सोवियत के वेनेरा एयरक्राफ्ट बहुत सालों पहले उतरे थे, बाकी तो नीचे तक एयरक्राफ्ट को, किसी भी स्पेसक्राफ्ट को ले जाना है ना, वो जल के क्रश होकर खत्म हो जाता है कुछ सेकंड में। अब अचानक से वैज्ञानिकों को इसकी ऊपरी सतह में कुछ ऐसे मॉलिक्यूल के स्पेक्ट्रोस्कोपिक सिग्नल्स मिले हैं एनालिसिस में, जिसको फॉस्फीन गैस कहते हैं। यह है फॉस्फीन, PH3। फॉस्फीन जुपिटर पे भी मिलता है, लेकिन दरअसल फॉस्फीन की खासियत यह है, देखिए हाइड्रोजन नॉर्मली जो होता है प्यारे दोस्तों, वो इस तरह से बॉन्डिंग नहीं करता है, और क्योंकि हाइड्रोजन के पास करने के लिए दूसरे बहुत काम हैं, और पी के लिए ऑक्सीजन के साथ लिंकअप होना बेहतर है। जुपिटर का प्रेशर ये आसानी से PH3 बना देता है, लेकिन वीनस पर उतना टेम्परेचर प्रेशर नहीं है कि वो PH3 बनाए। पृथ्वी पर फॉस्फीन गैस नॉर्मली बायोलॉजिकल प्रोसेसेस में निकलती है। समझ में आया आपको? तो अगर प्राकृतिक कार्य या इंडस्ट्रियल,
अगर प्राकृतिक कारणों से फॉस्फीन नहीं बन सकती तो वीनस पे फॉस्फीन आई कहां से? इसका मतलब ऊपरी एटमॉस्फेयर में माइक्रोब्स होंगे, छोटे 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 जीवाणु होंगे, बैक्टीरिया होंगे जो फॉस्फीन रिलीज कर रहे हैं। लेकिन बैक्टीरिया होंगे मतलब जीवन होगा, मतलब वीनस पे जीवन हो सकता है। तो पृथ्वी के अलावा पहली बार शायद हमें जीवन मिले। अभी मैं शायद इसलिए ऐड कर रहा हूं कि हो सकता है ये नेचुरल प्रोसेस से निकला हो, लाइफ से नहीं। तो अभी तो वेट करो, आने वाले समय में पता चलेगा। जब तक वहां प्रॉपर स्पेसक्राफ्ट नहीं भेजे जाएंगे तब तक पता नहीं चलेगा। मेरा अगला सवाल नोट करें, व्हाट आर द वेरियस implications of the finding of phosphine gas in the upper layers of Venusian atmosphere। प्यारे दोस्तों, एग्रीकल्चर में घमासान मचा हुआ है। एग्रीकल्चर इज अ स्टेट सब्जेक्ट, आप सभी जानते हैं, लेकिन केंद्र सरकार ये चाहती है कि डबलिंग फार्मर इनकम के तहत पूरे सेक्टर को आप रिवाइव कर दो। तो सरकार ने हाल ही में 3 बहुत बड़े सुधार लाने की बात की। सबसे पहले ये कहा कि कृषि का जो पूरा व्यापार है, ट्रेड, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, पूरा लिबरलाइज कर देंगे। हालांकि अभी हाल ही में उन्होंने कुछ फसलों की पूरे के पूरे एक्सपोर्ट के ऊपर पाबंदी लगा दी ना। उसके अलावा उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट लाने की बात की है। एसेंशियल कमोडिटीज बिल को चेंज कर रहे हैं। स्टॉक प्राइवेट लेवल के स्टॉकिस्ट भी आ सकते हैं। बहुत सारे परिवर्तन आ रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग भी आ सकती है, वगैरह वगैरह। कई राज्यों को इससे भयंकर तकलीफ है, खासतौर पर पंजाब विच इज प्राइमरीली एन एग्री स्टेट, क्योंकि इतना बड़ा डर बैठ गया कि एमएसपी सिस्टम खत्म हो जाएगा। तो जो उसमें बोला गया है कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य की व्यवस्था ही उड़ जाएगी। लेकिन मंत्री महोदय कहते हैं, तोमर जी, कि भाई हम एमएसपी बंद नहीं करेंगे। लेकिन अल्टीमेटली स्टेट के चीफ मिनिस्टर्स का यह कहना है कि हम किसी भी तरह से इन ऑर्डिनेंसेस की चर्चा ही हमसे नहीं हुई, हम इनको सपोर्ट कैसे करें, क्योंकि ये किसानों पर हमला है। तो कहीं ना कहीं ये फेडरलिज्म की बहुत बड़ी परीक्षा है। आप देख रहे हैं दोस्तों, अभी जितने भी बड़े बड़े कार्यक्रम हुए हैं, जैसे जीएसटी हुआ है, डिमोनेटाइजेशन हुआ है, एग्री रिफॉर्म्स हुए हैं, सेंटर स्टेट रिलेशनशिप्स का तनाव बहुत गहरा गया है। और अभी जीएसटी तो एक टिकिंग टाइम बॉम्ब है, वो किस दिशा में जाएगा अभी पता नहीं है। मेरा अगला सवाल नोट करेंगे, व्हाई आर सम ऑफ द स्टेट्स एक्सट्रीमली एप्रीहेंसिव अबाउट एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स इन इंडिया। यह है आज की सबसे बड़ी खबर। एनके सिंह साहब दिख रहे हैं आपको? एनके सिंह साहब 15वें वित्त आयोग की रिपोर्ट देने पर अड़े हुए हैं कि मैं तो अपनी रिपोर्ट अब बना के इस साल दे दूंगा। 2021-22 से लेकर 2025-26 की रिपोर्ट वो देने के मूड में हैं। मैंने आपको पहले अपने सेशंस में बोला है कि यह गलती 15 फाइनेंस कमीशन को नहीं करनी चाहिए। देखिए, ओरिजिनली 2019 में 5 साल की रिपोर्ट इनको देनी थी, 2020-21 से 25 तक। अब 2019 में स्लो डाउन आ गया, मतलब ये तो सबको पता है ना, स्लो डाउन। इनकी रिपोर्ट इसीलिए 1 साल की आई थी, इंटरिम रिपोर्ट, प्रेसिडेंट ने स्वीकार कर ली। फिर आ गया पेंडेमिक, अब एक्सोजेनस शॉक आ गया, तो इन्हें 1 साल और निकल जाने देना चाहिए। लेकिन अब क्या है, 15 फाइनेंस कमीशन मन बना के बैठा है कि हम तो इसी साल अपनी रिपोर्ट देंगे। इस इंटरव्यू को बारीकी से लाइन बाय लाइन पढ़ देना, स्पेशली सिविल सर्विसेज एस्पायरेंट्स। इस इंटरव्यू को 2 बार पढ़ लेना बेटा, मैंने समरी निकाल दी है। देखिए, 15वें वित्त आयोग का काम भयंकर टफ हो गया, क्योंकि स्लोडाउन और पैंडेमिक ने भारत की पूरी मैक्रो इकोनॉमी को, सारे रेशियोज को, डेट टू जीडीपी रेशियो की बात करें, फिस्कल डेफिसिट की बात करें, जनरल गवर्नमेंट डेफिसिट की बात करें, रेवेन्यू डेफिसिट, जितने ग्लाइड पाथ सोचे थे उनको सबको ऐसा कर दिया है। तो ऐसे में क्लैरिटी कहां है, विजिबिलिटी कहां है, आगे 5 साल में क्या होगा, ये किसी को पता ही नहीं है। तो 15 फाइनेंस कमीशन ये बोल रहा है कि हमें बार बार लोग बोल रहे हैं कि 2020-21 को नॉन ईयर बोलो, नॉन ईयर बोलो, 0 ईयर बोलो, लेकिन ऐसा करके हम क्या हासिल करेंगे, डिसीजन किसी को तो लेने ही पड़ेंगे। तो आप इसको एज अ सेंस ऑफ फर्मनेस भी देख सकते हैं, एज अ सेंस ऑफ रैशनेस भी देख सकते हैं। मतलब ये डिपेंड करता है कि आप आखिर इसको कैसे स्टडी करेंगे। एफएफसी ये कहता है कि भैया हम डिसीजन मेकिंग से भागेंगे नहीं। एफएफसी कहता है कि जीडीपी ग्रोथ की अब यहां से आगे कोई गारंटी नहीं है। तो इसका मतलब 2001, 2, 3 से हर बार 5-5 साल के लिए ये लोग एक पैटर्न बताते थे जीडीपी का, और वो मोटा मोटा हो भी जाता था। आज इन्होंने स्पष्ट कह दिया कि अब हम ये कहने की स्थिति में ही नहीं है कि आगे जीडीपी का क्या होगा। अच्छा, ध्यान रखिएगा, एफएफसी को सारे नंबर मिलते हैं इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल से। प्रधानमंत्री के पास एक ईएसी है, मालूम है ना आपको। फिर वो कहते हैं कि डिफेंस को पैसा ज्यादा चाहिए, हेल्थ को पैसा चाहिए, मतलब अभी स्ट्रेस बहुत बढ़ेगा। फिर एनके सिंह साहब के इंटरव्यू में इस भाषा से आपको ये स्पष्ट पता चल जाएगा कि शायद 42% जो स्टेट्स को देता है उसमें काफी बड़ा रिवीजन आने वाला है। वो ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है, अभी पता नहीं है। फिर वो कहते हैं कि हमें तो सारे स्टेट्स ने बोला कि भैया शेयर्ड पूल में 50-50 का टैक्स में आप डिवीजन कर दो, शायद हम वो नहीं कर पाएंगे। फिर वो कहते हैं
कि एफआरबीएम के फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी बजटरी मैनेजमेंट के सारे रेशियोज हमको धीरे धीरे रिवाइज करने पड़ेंगे क्योंकि आज स्थिति बदल गई है। फाइनली वो कहते हैं कि स्टेट चाहते हैं कि हमें बोरोइंग की फ्रीडम दे, लेकिन अनुच्छेद 293 संविधान का जो है वो पूरी तरह से उसको रिस्ट्रिक्ट करता है। अच्छी बात है, कोई तो संविधान की बात कर रहा है। तो वो कहते हैं कि आर्टिकल 293 संविधान का रोकता है और अल्टीमेटली केवल सेंटर ही कर सकता है, और सेंटर भी काफी कॉशियस रहा है, जो कि एक्चुअली सच है। तो दोस्तों, यह है कहानी 15 फाइनेंस कमीशन की। हमारा अगला सवाल, व्हाट आर द की लर्निंग्स फ्रॉम द रीसेंट इंटरव्यू ऑफ द 15 फाइनेंस कमीशन चेयरमैन एनके सिंह। मेरा आज भी व्यक्तिगत रूप से मानना है 15 फाइनेंस कमीशन को इस साल अपनी रिपोर्ट नहीं देनी चाहिए। इन्हें वेट करना चाहिए 2021 तक, और उसके बाद अगर सब ठीक हो तभी रिपोर्ट देनी चाहिए, क्योंकि वो रिपोर्ट इस साल के बजट के जैसे पूरी वेस्ट हो जाने वाली है। यही होगा, आप देखते चलिए आगे आगे। लेकिन ठीक है, इनकी अपनी मजबूरियां होंगी। प्यारे दोस्तों, आपकी कोई मजबूरी नहीं है, लेकिन अंग्रेजी सुधारना हो तो ये 100 सेशन का कोर्स रेडी है। आज के आज एनरोल कर लीजिए, पेन ड्राइव आपके पास आ जाएगी। आनंद परमानंद, बहुत प्यारा कोर्स है, मेरा खुद का पूरा बनाया हुआ है, मेक द मोस्ट। आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट है, आपका सपोर्ट चाहिए। आज के आज हमारी प्रीमियम मेंबरशिप ले लीजिए, बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव है। 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ की लेवल 1 मेंबरशिप लेंगे। बहुत शानदार सीए बूस्टर प्रीमियम हम पढ़ाते हैं। ऑलरेडी 73 सेशंस आर डन, आज 74 सेशन होगा। आप ज्वाइन करेंगे, आपको सारा मिल जाएगा। टॉप क्वालिटी करंट अफेयर फॉर एग्जाम्स इसमें होता है। लेवल 2 में हम पावर ऑफ 10 के खतरनाक एडिटोरियल एनालिसिस देते हैं। आज के आज एनरोल करें, नीचे ज्वाइन का बटन है, कोई दिक्कत हो तो हमें बताइए। ये सारे इसमें डिलीवरेबल्स हैं, और कॉम्बिनेशन में प्रीमियम और पावर ऑफ 10 अपने आप में जो सैकड़ों बच्चे पढ़ रहे हैं उन्हें बहुत लाभ हो रहा है। उम्मीद करूंगा आप मेरे साथ इसमें जरूर जरूर जुड़ेंगे। नीचे ज्वाइन का बटन दिया है, यूज करें। प्यारे दोस्तों, हमारे 2 एडिट्स तैयार हैं, बहुत खूबसूरत एडिट हैं। पहला एडिट कहता है, मिस्टर शेषशाही बहुत बड़े कॉर्पोरेट चीफ रहे हैं, कि दुनिया में कोई भी बाजार अर्थव्यवस्था हमेशा समाज में आय असमानता लाती है, लेकिन भारत में क्या हो रहा है कि पैंडेमिक के बाद लाइवलीहुड का डिस्ट्रक्शन थोड़ा अजीबोगरीब हो गया है, और आज भारत राज्य को यानी स्टेट को पूरी ताकत से अपना कदम रखना पड़ेगा, क्योंकि सामाजिक स्थिरता खतरे में आ सकती है। काफी इंसाइटफुल है। हाँ, इनकम इनइक्वालिटी की बात, और ये हम सबके लिए जरूरी है। मैरीटाइम अवेकनिंग, नेवी के चीफ अरुण प्रकाश साहब, पहले चीफ थे भारत के नेवी के, वो कहते हैं कि अब यह स्पष्ट हो गया है कि चीन के मन में भारत के लिए कोई प्यार मोहब्बत नहीं है, और इसलिए अब भारत को यह समझना होगा कि एलएसी लद्दाख में तो हम उनको खदेड़ेंगे, लेकिन पैरेलल में मैरीटाइम एम्बिशंस भारत के बढ़ाइए। पीएलए और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना को मैसेज दीजिए कि इंडियन ओशन रीजन में हम तुम्हें घुसने नहीं देंगे। ओनली देन इन द लॉन्ग रन कैन यू कंट्रोल चाइना। बहुत शानदार एडिट्स हैं, जरूर जरूर पढ़िएगा। हमारे दोनों चैनल्स को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, कंट्रीब्यूट जरूर करते चलिए मिशन को दोस्तों। और आप कंटेंट साइड में जुड़ना चाहें तो ये ऑप्शन भी है। तो आज के लिए इतना ही। ये हमारा इस वीक का शेड्यूल है, और जैसा मैंने आपसे पहले कहा, पावर ऑफ एफटी सुबह 7:30 बजे मैं लाइव लेता हूं, जरूर जरूर अटेंड कीजिएगा, और ये पूरा शेड्यूल भी है। इसी के साथ सेशन 18 यहीं समाप्त करते हैं। कल मिलेंगे सेशन 19 के साथ। नमस्कार, जय हिंद।